हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पौधों में जनन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इकाई 11 पाठ का नाम है पौधों में जनन। इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये तीन मुख्य बिंदु हैं जो हमें इस पाठ में पढ़ने हैं। देखिए, यहाँ पर एक शब्द है पौधा या पौधे। आप जानते हैं पेड़ पालो जो होते हैं इनको हम पौधे कहते हैं। जनन, अब जनन क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, जनन क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की उत्पत्ति होना ही जनन कहलाता है। जैसे आपके माता पिता हैं तो आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, आपके माता पिता के द्वारा हुई है। ठीक है, ऐसे आप देखते होंगे कि एक आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ में फल लगते हैं। ठीक है, क्या होता है, आम के पेड़ में फल लगते हैं और उसी फल से क्या होता है, फिर हमारा बीज बनता है और बीज से फिर हम नया पेड़ लगाते हैं, नया पेड़ उगाते हैं। इसी तरह से क्या है, ये पौधों में जनन होता है। तो पौधों में भी जनन होते हैं ऐसे ही। अब ये यहाँ पर हमको ये जानना है जनन की विधियाँ कितनी हैं, उसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन क्या होते हैं। तो जनन क्या होता है ये आप समझ गए। ठीक है, आते हैं जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ क्या होती हैं। देखिए, दो तरह की जनन की विधियाँ हैं, दो भागों में, दो प्रकार में बांटा गया है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखिए, अब देखिए अलैंगिक और लैंगिक जनन ये हम पढ़ेंगे किसमें, पौधों के जनन में। देखिए, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन जो हम जंतुओं में होता है वहाँ भी होता है। ठीक है, अभी हम ये पढ़ेंगे पौधों में। अलैंगिक जनन क्या होता है, देखिए अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गई, इनमें से किसी भी भाग से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। यानी नए पौधे पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए बीजों की आवश्यकता नहीं रह जाती अलैंगिक जनन में। ठीक है, वहीं लैंगिक जनन की बात करें तो नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में बीजों के द्वारा पौधे उगते हैं और अलैंगिक जनन में बीजों के द्वारा नहीं उगते हैं। अब यहाँ अलैंगिक जनन की बात करें, क्या होता है अलैंगिक जनन, तो जान तो गए। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो गन्ना हो गया, आलू, अदरक, ये सब पेड़ क्या हैं। जैसे आलू और गन्ना, कैसे आपने देखा होगा कि गन्ने का ऐसे पेड़ होता है, इसमें बीच में गांठें ऐसे होती हैं गन्ने में। तो इस तरह से हम काट के इतना भाग एक जगह बो देते हैं और फिर इतना भाग अलग बो देते हैं, इसमें से फिर गन्ने का पेड़ दोनों भाग से निकल आता है। तो ऐसे ही आलू अदरक का भी बुआई हम करते हैं और नया पेड़ ऐसे निकलता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे मुकुलन द्वारा होते हैं, खंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 तरीके दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन द्वारा कैसे होते हैं। अब आपने पाव रोटी देखी होगी, तो पाव रोटी कैसे बनती है, ईस्ट से। ठीक है, ईस्ट के फूलने से बनती है। ईस्ट एक कोशिका जीव है, उसी के द्वारा ये बनता है पाव रोटी। अब होता क्या है, ईस्ट के अंदर एक खासियत होती है, ये मुकुलन द्वारा जनन करता है, यानी अपनी प्रजाति को बढ़ाता है। एक तरह से कह सकते हैं मुकुलन द्वारा अपने बच्चे पैदा करता है। यहाँ पे एक कोशिका आपको दिख रही है ईस्ट की, फिर धीरे धीरे एक कोशिका में बदलाव होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे छोटा छोटा बदलाव होता है, और एक समय आता है कि कोशिका अलग हो जाती है इससे, ये इतना हिस्सा अलग होके इस तरह हो जाता है। और फिर ये इतनी तेजी से क्रिया होती है कि हर जनन से, मतलब हर जो मातृजनक होता है उससे ये पार्ट अलग होते रहते हैं और एक श्रृंखला ऐसे बनाते जाते हैं। ठीक है, ये श्रृंखला ऐसे इनकी बनती जाती है। तो ये होता है मुकुलन। ठीक है, जो जनक होता है उसी से जो बच्चे हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस विधि को कहते हैं मुकुलन विधि। यहाँ पर क्या कहा है, ये क्रिया अभी मैंने बताया कि बहुत तेजी से होती है, तो ये श्रृंखला बना लेते हैं। अब यहाँ पे खंडन विधि की बात करें, खंडन खंडन क्या होता है, देखिए जैसे आपने तालाबों में देखा होगा ना, हरे रंग का तंतु होता है, गुच्छे तैरते रहते हैं। ठीक है, आपने देखा पानियों में गुच्छे ऐसे तैरते रहते हैं, ये शैवाल होते हैं।
ये अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए क्या करता है, अनेक खंडों में टूट जाते हैं। जैसे एक प्रजाति ये है, ये माता पिता जो भी कह लीजिए ये है, और ये दो भागों में टूट जाते हैं। अब ये पूरा एक पार्ट हो गया, पूरा एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक भाग था, इससे दो भाग पैदा हो गए। तो इस तरह से होता है खंडन, इसको कहते हैं खंडन विधि। अब इसके लिए स्पाइरोगाइरो और यूलोथ्रिक्स ये आदि जो हैं शैवाल, इस तरह के शैवाल जो हैं ये क्या करते हैं, खंडन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। इसके बाद आते हैं बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण क्या होता है, जो फफूद होता है, आपने देखा होगा ना, फफूद होता है ना, अक्सर रोटियों में या सब्जी अचार में अक्सर आपने देखा होगा। तो इनमें जो होती है ना धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, ये क्या होते हैं, फफूद होते हैं, इनको फफूद कहते हैं। तो एक कवक तंतु कहलाते हैं या फफूद कहलाते हैं। इन तंतुओं का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये जो ऊपरी होते हैं इसको फूल कहते हैं, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देंगे आपको अच्छे से, बट जो क्या कहते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाए तो दिखेगा, वो जो लेंस होता है उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन बहुत छोटी छोटी रेखाएं या रेसे होते हैं इनमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सिरे फूल जैसे होते हैं, इनमें अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी पानी और भोजन की कमी रहे तब भी ये जीवित रहते हैं, और यह जीवाणु हवा के द्वारा नम स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए फफूद को जन्म देते हैं। अब उदाहरण में आपके शैवाल, मार्स, फर्न आदि में भी जो है बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, ठीक है। अब शैवाल, मांस और जो फर्न जैसे पौधे होते हैं, ये सब बीजाणु निर्माण के द्वारा ही जनन करते हैं। इसके बाद आते हैं वर्धी प्रजनन, या जिसको हम कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, आपने अजूबा का पत्ती देखा होगा, या नहीं देखा है तो आप घर पे जाके पूछिएगा अपने माता पिता से या किसी से, बहन भाई बड़े जो होंगे, कि अजूबा का पेड़ जो होता है वो कैसा होता है, या हो सकता है आपको वो दिखा भी दे। तो अजूबा का जो पेड़ होता है उसकी खासियत क्या होती है ना, इसकी पत्ती को अगर आपने अपनी बुक में रख लिया तो भी इसकी पत्तियों में से ऐसे पेड़ निकलते रहते हैं, ठीक है, ऐसे पत्तियां निकलती रहेंगी, ठीक है। इसकी खास बात ये है कि अजूबा का जो पेड़ होता है ये पत्तियों में से ही नया पेड़ पैदा कर लेता है। अब ये आप देख रहे हैं आरोपण। अब इसमें क्या होता है ना, इतने हिस्से भाग को काट के हम दूसरा भाग इसके ऊपर बैठा के जमा देते हैं और नया पेड़ उग जाता है, ठीक है। कलम लगा कर कहते हैं, तो कलम क्या करते हैं, कलम काट कर हम जमीन में लगा देते हैं और ये जड़ निकल जाती है इसमें। दबा कर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पौधे की डाल को हम जमीन में दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, और कुछ समय बाद इस मिट्टी में यहाँ से जड़ें निकल आती हैं और यहाँ से काट कर हम फिर नए पेड़ को लगा देते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसको हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। और इसमें शकरकंद, डहेलिया की जड़ें मिट्टी में दबाकर हम ये नया पेड़ तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार आलू, अदरक, गन्ने के पौधे में भी वर्धी प्रजनन के तने द्वारा होता है, तनों से इनकी पैदावार होती है। तो ये सब 4 तरीके आपने यहाँ पर देखे, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, देखिए आलू की जो आँखें होती हैं, आलू को काट काट कर हम ज़मीन में बोते हैं और फिर ये एक नए पेड़ की तरह ये पैदा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे हल्दी, अदरक जो है, गन्ना, ये सब क्या है, ये भी इसी तरह से इनकी पैदावार की जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन अगर हम बात करें जंतुओं में, तो वहाँ भी लैंगिक जनन के लिए हमें नर मादा की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। वैसे ही अगर हम पौधों के जनन की बात करें, पौधों में लैंगिक जनन की बात करें, तो यहाँ भी हमें नर और मादा जनकों की जरूरत पड़ेगी, यानी नर और मादा दोनों रहेंगी तभी ये लैंगिक जनन में आएंगे, ठीक है। नर और मादा दोनों होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर वाला जो भाग होता है पुरुष का भाग कहा जाता है और स्त्री केसर वाले भाग को मादा का भाग या स्त्री का भाग कहा जाता है। ये पुष्प में है। ठीक है, अधिकांश पौधे में पुंकेसर नर जननांग तथा स्त्री केसर मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। यानी ज़्यादातर पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों भाग एक ही पुष्प में, एक ही फूल में पाए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल हो गया, सरसों, मटर, सेम। यानी ये देखिए एक फूल है, ठीक है, इसी फूल में आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा इसमें पुंकेसर यानी पुरुष का भाग, और यहाँ पे अंडाशय भी दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर अंडाशय है तो इसका मतलब ये हिस्सा जो है ये स्त्री का भाग है। तो एक ही फूल में जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मिल जाए, पुंकेसर या अंडाशय दोनों मिल जाए, उसको हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, तो यहाँ पे जनन ऐसे ही होता है, मादा और पुरुष एक ही जगह में, मादा और नर मादा एक ही जगह हो जाते हैं, तो वहीं पे निषेचन होके क्या होता है, बीज पनपने लगते हैं, बीज पैदा होने लगते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होता है कि पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। जब पुष्पों पर जब पाए जाते हैं तो इन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता, आपने देखा होगा कि पपीते के कई पेड़ कुछ फल देते हैं और कुछ फल नहीं देते हैं। उसमें जो फल नहीं देते हैं पपीते के पौधे, उनको नर पौधा कहा जाता है, नर पपीते का पौधा कहा जाता है। और जो पौधे फल देते हैं वो मादा वाली पौधे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के जो नर पौधा होगा वो सिर्फ नर की क्वालिटी रखेगा और मादा मादा की। ठीक है, इस तरह से। और जब तक इन दोनों का निषेचन नहीं होगा किसी भी तरीके से, तब तक फल मादा वाले पौधे पे फल नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें पपीता हो गया, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा, ये सब ऐसे ही पौधे हैं। अब एक समान पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, ये इतने भाग होते हैं। बाह्यदल बाहर का हिस्सा होता है, दल जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पुंकेसर पुरुष का जो परागकोश होता है, परागकण जो होते हैं, और वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र एक पाइप संरचना होती है जिसके अंदर अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से जब परागकण इसके अंदर जाते हैं और अंडाशय में पहुँचते हैं तब जाके निषेचन होता है, और तभी जाके फिर ये जो बीज हैं ये पैदा होते हैं। फल पैदा होगा, फल के बाद बीज पैदा होंगे। ठीक है, यही तरीका है। अब यहाँ पर बात करें तो पुष्प के भीतर देखिए, यहाँ पर पुंकेसर की बात करें अगर हम, तो पुष्प के भीतर धागे जैसे तंतु जैसी कई संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इन संरचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूल या फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूड़ के समान नन्हे नन्हे कण भरे होते हैं, इन्हें परागकण कहते हैं। ये परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। ये परागकण हवा, पानी, कीट पतंगों या अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यानी निषेचन के लिए जो है, जो परागकण यानी पुंकेसर का एक भाग होता है परागकण, उस परागकण को स्त्री केसर के जो अंडाशय है वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। अब वो किसी भी माध्यम से पहुँचे, चाहे आप उसको हाथ से उठा के डाल दें, चाहे कीट पतंगों के द्वारा पहुँचे, चाहे हवा के द्वारा पहुँचे, ठीक है, चाहे पानी के कारण पहुँचे, किसी तरह से अगर वो पहुँच गया तो उस पुष्प के अंडाशय में निषेचन होगा, उसकी क्रिया चालू हो जाएगी और फिर वो वहाँ से फल और बीज उत्पन्न होंगे। फल उत्पन्न होगा और उस फल से हमें बीज मिलेगा। अब स्त्री केसर का भाग क्या होता है? देखिए, यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना जो होती है वो वर्तिका होती है,
और वर्तिकाग्र के अग्रभाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फूली हुई संरचना वर्तिकाग्र कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ नीचे संरचना होती है अंडाशय की, यहाँ अंडाशय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं जिसमें मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है, ये जो ऐसे निकला हुआ है, इसको हम पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको पुष्पासन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जो पुष्प, देखिए इस पुष्प में स्त्री का हिस्सा पुरुष का हिस्सा एक ही जगह पे है, जब यहीं से यहीं पे निषेच ये जो परागकण वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं तो इसको स्वपरागण कहते हैं। और जब किसी दूसरे पुष्प से जो पुंकेसर का भाग है, यानी जो परागकण है वो वर्तिकाग्र में पहुंचे किसी फूल के, दूसरे फूल के, तो उसको परपरागण कहते हैं। अब ये किसी भी तरीके से हो, मैंने ऊपर ही बता दिया, हवा पानी धमाका बिजली किसी कैसे भी हो। ठीक है, अगर दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प में पहुंच रहा है तो परपरागण, और उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच रहा है तो स्वपरागण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए परागकणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी जब परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसको परागण कहते हैं। अब यह क्रिया वायु जल जंतु आदि के द्वारा होती है, मैं ये बात पहले ही बताई आपको। अब आगे देखते हैं, जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, अब इस पेड़ में बहुत सारे फूल हैं। ठीक है, अब यहाँ से परागकण इसी फूल के अंदर पहुंच गया तो स्वपरागण, या इसी पेड़ के किसी फूल से परागकण उसी पेड़ के किसी फूल में पहुंच गया तो उसको स्वपरागण कहेंगे। लेकिन यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो परपरागण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी पुष्प के परागकण, कोई पुष्प है उसका परागकण उसी जाति के अन्य पौधे पर, यानी अब यहाँ पे दो पौधे की बात कर रहा है, दो पेड़ हैं। ठीक है, दो पेड़ के पौधे हैं, यहाँ से परागकण निकला दूसरे पेड़ के पौधे पे जो पुष्प है उस पे पहुंच गया तो उसको परपरागण कहेंगे। ठीक है, चलो अब परागकणों का अंकुरण तथा निषेचन। अब देखिए, अब ये जब अंडाशय में परागकण पहुंच गया तो उसका अंकुरण और निषेचन क्या होगा, कैसे होगा, देखिए यहां पर बाकी तो चीज आप जान गए, कैसे भी जैसे भी पहुंचे उसको अंदर पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं जिसमें नर युग्मक होते हैं। पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय के बीजांड यानी अंडकोश में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार नर युग्मक बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब जो पुरुष का परागकण है वो मादा के अंडाशय में पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद क्या करता है, वहां पे एक दोनों आपस में क्रिया करके, ठीक है, क्या करें, सीधा दोनों आपस में क्रिया करके एक युग्मक बनाते हैं जिसको युग्मन कहते हैं। इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, बस इतना ही आप याद रखिए। पुरुष यानी नर पौधे का परागकण और मादा का जो अंडाशय है, जब परागकण अंडाशय में पहुंच जाता है तो वहां पहुंचने के बाद दोनों आपस में क्रिया करके युग्मन बनाते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। ठीक है, सेम चीज है, जंतुओं में भी युग्मनज होती है, यहाँ भी युग्मनज होता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है और उसके बाद नर तथा मादा युग्मक के युग्मनज संयोग की क्रिया को निषेचन कहते हैं।
ठीक है, सेम ही चीज़ है। ये युग्मनज जब बन जाता है तो वो निषेचन की क्रिया कहलाती है। अब निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बनता है तथा अंडाशय विकसित होकर फल बनता है। ठीक है, बीजांड जो होता है वो विकसित होकर बीज का रूप ले लेता है और अंडाशय फल का रूप ले लेता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर खत्म हो जाते हैं। फल गूदेदार और रसीले तैयार होते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा आदि अमरूद ये फल होते हैं। कुछ शुष्क होते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट। ठीक है, तो दोनों तरह के फल होते हैं। अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों एवं फलों में संचित करते हैं। फल क्या करते हैं, जैसे गेहूं, धान, क्या है, ये पौधे अपना गेहूं के रूप में अपना भोजन संचित करते हैं, चावल के रूप में संचित करते हैं। आम है, आम फल के रूप में संचित करता है। ठीक है, तो ऐसे ही संचित करते हैं पौधे। अब विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हें से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम लोग आम खाते हैं, क्यों भाई? आम मीठा होता है, उसी से हम अपनी भूख भी मिटा लेते हैं, स्वाद भी मिटा लेते हैं, तृप्ति हो जाती है हमारी। ठीक है, तो हम मनुष्य क्या करता है, ऐसे ही अपनी चीज़ों को, अपनी भूख को मिटाता है पौधों के द्वारा। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है, इसी क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, आम आप खाते हैं, आम खाकर आपने क्या किया, बीज को फेंक दिया। अब बीज को फेंक दिया, जहाँ बीज गिरा वहाँ पे पेड़ निकल आया। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक इन बीजों का पहुंचना ही प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन आप देखते हैं, देखिए आपने देखा होगा अक्सर दीवालों पे या कहीं टेढ़ी मेढ़ी जगह पे कोई भी पौधा कहीं भी उग जाता है, मतलब किसी भी स्थान पे पौधे उग जाते हैं। तो ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। यानी अब बीजों का प्रकीर्णन किसी भी स्थान पर हो जाता है, इसी कारण से क्या होता है ना कि पौधे कहीं भी उग जाते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार के पौधे कई जगह उग जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें बीज कभी भी कहीं भी पहुंच गया, किसी भी तरीके से, हवा, पानी, बहाव, पानी, या चिड़िया ने कहीं जाके बीट कर दिया, हग दिया, सॉरी बीट कर दिया, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पे बीज था, वो बीट, चिड़िया की बीट मिल गई, वहां उसको खाद मिल गया और पौधा तैयार हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही बीजों का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप इतना ध्यान लीजिए कि किसी न किसी तरीके से हो सकता है, पक्षियों के द्वारा, जीवों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, किसी भी द्वारा बीजों का इधर उधर पहुंच जाना जो है बीज का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाठ है इसको हमने पढ़ा और हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सभी जीव अपनी जात की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधों में जनन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अलैंगिक, एक तो लैंगिक। अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक परागकणों के अंदर तथा मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। परागण वायु, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनता है। फल एक परिपक्व अंडाशय होता है। बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल, जंतुओं द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पौधे के अधिक संख्या की वृद्धि रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा को कम करने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये पाठ हमने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ पाठ पढ़ने के बाद आपको
काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ के सभी प्रश्नों को आप उम्मीद करता हूँ कि आप हल कर लेंगे। कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।